हेलो फ्रेंड्स, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल था वह 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। यानी कि कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल से लेकर इब्राहिम लोदी तक के कार्यकाल को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रखा जाता है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने? तो 5 राजवंशों ने शासन किया जो 320 वर्षों तक चला। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन करता है। इसमें जो राजवंश हुए उन राजवंशों को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। और सबसे पहले जो पहला राजवंश हुआ वह हुआ गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है और इसका कार्यकाल 1290 तक चलता है। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है और यह 1320 तक चलता है। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में होती है और यह 1414 तक चलता है। उसके बाद आता है चौथा सैयद वंश और सैयद वंश की स्थापना 1414 में होती है और यह 1451 तक शासन करता है। अगला शासन जो होता है वह लोदी वंश का होता है। लोदी वंश 1451 में इसकी स्थापना होती है और यह 1526 यानी कि बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, उस समय तक चलता है। हम लोग आगे बात करेंगे कि गुलाम वंश जो पहला शासक था उसकी स्थापना किसने किया था। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब गुलाम या दास भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। आप नाम से सोच रहे होंगे कि गोरी किसी स्त्री का नाम था, लेकिन वैसा बात नहीं है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी एक पुरुष का नाम था जो कि गौर का शासक हुआ करता था। कहाँ का शासक था? तो गौर का शासक हुआ करता था, जिसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कहाँ पर हुआ था? तो मुल्तान में हुआ था 1175 में। मोहम्मद गोरी ने भारत में विजित प्रदेशों पर शासन करने का अधिकार अपने सेनापतियों को सौंपते हुए वापस लौट गए। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में जितने सारे प्रदेश जीते वे सभी प्रदेशों पर शासन करने का अधिकार जो है वह अपने सेनापतियों को दे दिया और वह पुनः अपने स्थान यानी कि गौर वापस लौटकर चला गया। हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, बहुत फेमस युद्ध लड़े गए हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो तराइन का प्रथम युद्ध 91 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। किसके बीच होता है? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी हारती है। इसके बाद 1192 में ठीक एक वर्ष बाद तराइन की दूसरी लड़ाई होती है और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है तथा पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। 1194 में चंदवार का युद्ध होता है और चंदवार का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है। किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है। इस प्रकार अब हम लोग देखेंगे आगे जो पहला शासक था गुलाम वंश के बारे में। लेकिन इससे पहले बता दें कि मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी जाती है। कब की जाती है? तो 1206 ईस्वी में कर दी जाती है और इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना की जाती है, जो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश होता है। हम लोग चर्चा करेंगे अब गुलाम राजवंश के बारे में। और इस प्रकार दिल्ली के 5 राजवंशों में पहला राजवंश जो था वह गुलाम राजवंश था। गुलाम राजवंश की कार्यकाल जो थी वह 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था।
तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था तथा अपनी राजधानी को लाहौर बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था तथा अपनी राजधानी को लाहौर में बनवाया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करता है, वहाँ आगे हम लोग देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम लाख बख्श, हातिमाई और कुरान खान आदि था। तो ये 3 उपनाम जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का था। अब देखिए, लाख बख्श इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह लाखों में रुपये दान करता था। कुरान खान इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह कुरान की अच्छी पकड़ रखता था, यानी कि जानकारी रखता था। हातिमाई भी इसे कहा जाता था। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नींव डाला। किसके नाम पर डाला था, तो सूफी संत था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के नाम पर कुतुब मीनार का नींव डाला, जिसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का कार्य किसने शुरू किया था, तो यहाँ पर कुतुब मीनार का जो कार्य शुरू किया गया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसका जो काम पूरा किया गया वह किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में कुबत उल मस्जिद बनवाया। किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तथा राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसको किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे बनवाया गया था। आगे बात करेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिजली ऐबक का सेनापति था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो सेनापति था बख्तियार खिजली, यह किसका सेनापति था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था। आगे है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो गई। कहाँ पर हुई, तो लाहौर में हुई। कारण क्या था, तो चौगान खेलते समय, चौगान एक प्रकार का खेल है जो घोड़े में चढ़कर डंडे से बॉल को मारा जाता है, उसी को खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो जाती है 1210 में। आगे हम लोग बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन आराम शाह कहा जाता है कि यह एक अयोग्य शासक था, मतलब इसको शासन करने का तरीका नहीं आता था, जिसके कारण इन्होंने सिर्फ 8 माह तक शासन किया और 8 माह शासन करने के बाद इसको गद्दी छोड़नी पड़ी और अंततः दूसरे लोगों ने शासन किया। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। और इस प्रकार अगला शासक हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश मुगल वंश का शासक बना। तो किसकी हत्या कर दिया था, आराम शाह की हत्या किया था। ठीक है, और आराम शाह की हत्या करने के बाद इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली सल्तनत का शासक 1211 में बनता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तथा गुलाम था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि इल्तुतमिश कौन था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तथा गुलाम था। इसने राजधानी को दिल्ली बनवाया। तो पहले दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी हुआ करती थी वह लाहौर हुआ करती थी, लेकिन इल्तुतमिश के समय इन्होंने अपनी दिल्ली को राजधानी बनवाया। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में यह बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल के दौरान बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया, जिसके कारण इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है,
तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश को माना जाता है। अब इल्तुतमिश को क्यों माना जाता है? क्योंकि 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण इन्होंने करवाया था। ठीक है। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। तो इल्तुतमिश ने 3 महत्वपूर्ण अंगों का गठन किया। कौन कौन? एकता, सेना और मुद्रा का। आगे बात करेंगे। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश द्वारा लड़ा गया था। इसी प्रकार 1217 में मंसूरा का युद्ध लड़ा। 1226 में गयासुद्दीन को पराजित किया। 1227 में सिंध एवं मुल्तान पर विजय हासिल किया और 1235 में पंजाब के खोखरा पर विजय प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में काफ़ी युद्धें लड़ी और जो भी युद्ध लड़ा है सभी का वर्णन हमने कर दिया है। आगे हम लोग बात करेंगे। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, जिसका उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। तो इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, जो शासक बनता है, लेकिन यह एक आयोग शासक होने के कारण इसको पद छोड़ना पड़ता है और इसकी बेटी रजिया सुल्तान शासक बनती है। तो आगे हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। और इस प्रकार अगला जो शासिका हुई वह रजिया सुल्तान हुई। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। रुकनुद्दीन फिरोज एक आयोग शासक था, जिसे कि हम लोगों ने बात किया कि रुकनुद्दीन जो था, फिरोज जो था, वह एक आयोग शासक था, जिसके बाद रजिया सुल्तान शासक बनी। रजिया सुल्तान जो शासक बनी, यह दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली की प्रथम और अंतिम जो महिला सुल्तान बनी थी वो कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान थी। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की जो शादी हुई थी वह अल्तुनिया के साथ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ हुई थी? तो अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान की विवाह यानी की शादी हुई थी, जो कि तबरहिंद का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? तो तबरहिंद का सूबेदार हुआ करता था अल्तुनिया, और इसी के साथ रजिया सुल्तान की शादी हुई थी। आगे बात करेंगे हम लोग। लेकिन 1240 में कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह शासक बना, जिसकी हत्या 1242 में कर दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान 1236 में शासिका बनी, लेकिन 1240 में इसकी हत्या कैथल के निकट कर दी जाती है। यहाँ पर बहुत से अपवाद हैं। किसी का इतिहासकारों का कहना है कि डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो किसी अन्य को कहना है कि उत्तराधिकारी के लिए इसकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन जगह क्लियर है कि कैथल के निकट जो है वह 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। इसके बाद कौन से शासक बने? तो बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद शासक बना, जिसकी हत्या कब कर दी गई? तो 1242 में इसकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह के बाद जो है शासक बनता है, लेकिन बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा, बलबन बहुत ही चतुर व्यक्ति थे और इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि 1246 में मसूद शाह को सुल्तान की पद से हटाकर नसीर उद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया। बाद में इसी को चलकर इन्होंने अपना दामाद भी बनाया था। किसे? तो नसीर उद्दीन मोहम्मद को। अब नसीर उद्दीन मोहम्मद कौन था? तो नसीर उद्दीन मोहम्मद टोपी सीकर अपना भरण पोषण करता था, यानी कि कह सकते हैं कि टोपियों का व्यापारी था नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसको बलबन ने दिल्ली का शासक बनाया और बाद में अपनी पुत्री का विवाह, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके बाद बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से किया, जिसका कार्यकाल
1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक रहता है। इस प्रकार 1266 में नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बलबन शासक बनता है। आगे हम लोग देखेंगे बलबन के बारे में। और इस प्रकार अब हम लोग देखेंगे बलबन के कार्यकाल को। तो बलबन का कार्यकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक रहता है। नसीरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात बलबन शासक बना, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा बलबन का वास्तविक नाम जो था वह बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। तो बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। आगे इसका इमेज आप देख सकते हैं, बलबन का इमेज मैंने लगा रखा है। 1266 ईस्वी में बलबन गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली का गद्दी पर बैठा। तो बलबन दिल्ली के गद्दी पर किस नाम से बैठा? तो गियासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा था। ठीक है, आगे की बात करेंगे हम लोग। इन्होंने राज दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने सिजदा और पेबोस नामक जो प्रथा था उसकी शुरुआत राज दरबार में करवाया तथा विरोधियों के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। कौन सी नीति? लौह एवं रक्त की नीति जो है वह बलबन ने अपने विरोधियों के लिए अपनाया था। बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। यह कौन से कवि थे? तो फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि कौन सी भाषा की प्रसिद्ध कवि थे, तो फारसी भाषा के थे। आगे है बलबन के बाद अगला शासक केकुबार बना। कौन सा बना? केकुबार, जो एक आयोग शासक था। केकुबार शासक बना, लेकिन यह एक आयोग शासक था। शासक करने की इसकी जो गतिविधियां थी, कार्यशैली थी, वह अच्छा नहीं था। इसके बाद अंतिम जो शासक बना वह कैमुर्स बना। और इसी कैमुर्स की हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिजली ने। जलालुद्दीन खिजली ने कैमुर्स की हत्या 1290 में कर दिया था। कब किया था? तो 1290 में कर दिया था। और उसी समय खिजली वंश की स्थापना हो गई। तो खिजली वंश की स्थापना कब हुई? 1290 में। और इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिजली ने किया कैमुर्स को हत्या करके। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे खिजली वंश। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कमेंट जो नहीं किए हैं, बताएंगे कमेंट करके कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।